एक समय की बात है। राजा सूरज देव शिकार करके जंगल से लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में बहुत तेज भूख और प्यास लगी। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। महल अभी काफी दूर था। चलते चलते बीच रास्ते में एक खेत नजर आया जिसमें तरबूज लगा था। दूर से देखा तो लगा कि वहाँ ढेर सारे तरबूज होंगे। इसीलिए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाकर उस खेत से अच्छे अच्छे तरबूज चुनकर तोड़ लाओ। सैनिक राजा की आज्ञा मानकर खेत में तरबूज तोड़ने चले गए। तभी वहाँ पास में खड़ा एक अंधा व्यक्ति हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसते हुए देख राजा को बड़ा क्रोध आया। इसीलिए राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम राजेंद्र है। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन आपने अपने मंत्रियों को जो तरबूज तोड़ने का आदेश दिया है वो तो तरबूज है ही नहीं। तुम तो अंधे हो। तुम कैसे कह सकते हो कि वहाँ तरबूज हैं या नहीं, जबकि मैं तो देख सकता हूँ कि वहाँ कई सारे तरबूज हैं। महाराज, हर बात को जानने और समझने के लिए आँख की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल तरबूज का मौसम बीत चुका है। जितने भी अच्छे तरबूज थे उसे तोड़ लिया गया है। खेत में जो बचे हुए तरबूज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सबके सब खराब यानी कि सड़े हुए होंगे। राजेंद्र के ऐसा कहते ही उधर से राजा के सैनिक ने भी राजा को यही बात बताई कि खेत में जो भी तरबूज है वो सड़े हुए हैं। ऐसे में राजा को लगा कि ये राजेंद्र तो दिमाग का बहुत तेज और दूरदर्शी लगता है। ये सोचकर राजा ने राजेंद्र से कहा, राजेंद्र, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम मेरे महल के पास ही रहो। मैं तुम्हारे रहने की सारी व्यवस्था करवा दूंगा और तुम्हारे खाने पीने की भी मदद कर दूंगा। क्यों नहीं महाराज, आप कहेंगे तो मैं जरूर वहाँ आकर रहूंगा। राजा ने सोचा कि राजेंद्र मेरे नजदीक रहेगा तो मेरी समस्याओं का समाधान निकालने में मेरी मदद करेगा। इसीलिए राजा ने उसे अपने महल बुला लिया और महल के पास ही एक झोपड़ी बनाकर उसे रहने के लिए दिया और खाने के लिए रोज के हिसाब से उसे कुछ अनाज दे दिया जाता था। इस तरह राजेंद्र का दिन ठीक ठाक तरीके से गुजर जाता। एक दिन राजा के महल में एक जौहरी आया और वो अपने साथ कुछ हीरे जवाहरात लेकर आया। मंत्रियों ने राजा को अपने अपने समझ और बुद्धि के अनुसार राजा के जेवरात खरीदने की सलाह दी। थोड़ी देर में ही जौहरी समझ गया कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे हीरे जवाहरात की सही परख हो। इसीलिए उसने अपने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे हाथ में उसका नकल रखते हुए कहा, इन दोनों में से एक असली हीरा है और एक नकली। असली हीरे की कीमत 1,00,000 रुपए है, दूसरा महज कांच का टुकड़ा है। यहाँ मौजूद कोई भी शख्स अगर असली हीरे की पहचान कर लेता है तो ये हीरा उसका, लेकिन अगर उसने नकली हीरे को असली बता दिया तो असली हीरे की कीमत देनी होगी। जौहरी की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के लिए भी असली और नकली की पहचान कर पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में राजा ने राजेंद्र को बुलाने की सोची और अपने एक सैनिक से कहा, सैनिक, जाओ तुरंत राजेंद्र को दरबार में पेश होने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। थोड़ी देर बाद राजेंद्र दरबार में आता है। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? राजेंद्र, इस जौहरी के हाथ में एक असली हीरा है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। क्या तुम इनमें से असली हीरे की पहचान कर सकते हो? अवश्य महाराज। वहाँ मौजूद सब मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि हम देख सकते हैं, बावजूद इसके असली हीरे की पहचान नहीं कर पाए। लेकिन ये तो अंधा है, ये कैसे असली हीरे की पहचान कर पाएगा? लेकिन तभी राजेंद्र जौहरी से वो दोनों हीरा अपने हाथ में लेता है और उसे थोड़ी देर धूप में रखने के बाद कहता है, लीजिए महाराज, ये असली हीरा है और ये कांच का टुकड़ा। राजेंद्र की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। जौहरी भी राजेंद्र के दिमाग की दाद देते हुए हैरान रह जाता है। तब राजा राजेंद्र से पूछते हैं, राजेंद्र, ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली? महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। धूप में रहने पर थोड़ी ही देर में कांच गर्म हो जाता है, जबकि हीरा जस से तस रहता है। हर कोई राजेंद्र की बात सुनकर सन्न रह जाता है। जौहरी को वो हीरा राजेंद्र को देना पड़ता है
और राजा भी राजेंद्र की बुद्धिमानी से काफी प्रसन्न होते हैं। अब उसे राजा तीनों वक्त का खाना देने लगे, साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं और बढ़ा दी। कुछ समय पश्चात दो भाइयों के जायदाद बंटवारे का पेचीदा मामला दरबार में आया। दोनों भाइयों में से एक ने राजा से कहा, महाराज, हमारे स्वर्गीय पिताजी कुछ जमीन जायदाद हमारे लिए छोड़ गए थे, लेकिन हमारे सामने परेशानी ये है कि इनमें से कुछ जमीन अच्छी है तो कुछ जमीन बंजर है, कुछ पथरीली है तो कुछ पर तालाब बने हुए हैं, लेकिन जो झीलें, नदियां और जंगल बीच में पड़ते हैं उसकी वजह से बंटवारा करने में परेशानी हो रही है। अब आप ही कोई हल निकाले महाराज। इनके बंटवारे का मामला वाकई में काफी उलझन वाला था। ऐसे में राजा की जमीन के जायदाद के मामले देखने वाले मंत्रीगण भी परेशान हो गए कि क्या करे, कैसे बंटवारा किया जाए कि दोनों भाइयों में कोई मनमुटाव ना हो। तब राजा ने फिर से राजेंद्र को बुलावा भेजा। थोड़ी देर बाद राजेंद्र दरबार में उपस्थित हो गया। तब राजा ने बंटवारे की सारी बात उससे बताई और समाधान निकालने को कहा। तब राजेंद्र ने कहा, महाराज, इसमें परेशानी क्या है? दोनों में से किसी एक भाई को कहें कि तुम खुद इस जायदाद को दो हिस्सों में बराबर बांट दो, और फिर दूसरे भाई को कहें कि उसमें से कोई भी एक हिस्सा चुन ले। ऐसे में दोनों भाइयों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक ने खुद इसका बंटवारा किया है और दूसरे ने अपनी पसंद का हिस्सा चुना है। राजेंद्र की बात सुनकर फिर से हर कोई हैरान रह गया। उसने चुटकी में इतने बड़े मामले को सुलझा दिया। इसी तरह जब भी कभी भी राजा किसी दुविधा में फंसते तो राजेंद्र तुरंत उसका हल निकाल देता। एक बार राजा अपने महल में काफी उदास महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने राजेंद्र को बुलाया और उससे पूछा, राजेंद्र, तुम इतने दूरदर्शी हो, बुद्धिमान हो, फिर भी तुम इस बात को नहीं जान पाए कि राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है, बल्कि मैंने इसे किसी से जबरदस्ती हथियाया है। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन ये तो मैं शुरुआत में ही समझ गया था। कैसे? जो राजा मुझ जैसे बुद्धिमान और चालाक सलाहकार को महल के बाहर बिना किसी सुरक्षा के रख सकता है, वो कैसे किसी राज परिवार का हो सकता है? राजा को राजेंद्र की ये बात सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन के बाद से ही राजा राजेंद्र को अपने महल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था में रखने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के बड़े पद पर पहुंच जाने मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान की बुद्धि तेज ना हो, वो कुछ भी कर पाने में असफल ही रहता है।